स्नेहा की शादी बचपन में ही उसके दादा दादी ने कर दी थी, लेकिन जैसे ही स्नेहा ने अपनी जवानी की उम्र में पैर रखा, उसके दिमाग में कई उलझनें चल रही थी। उसने कभी बड़े होने के बाद अपने पति को नहीं देखा था। उसके परिवार में कभी भी औरतों को खुलेआम कहीं आने जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन बचपन में ही उन दोनों की शादी कर दी गई थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी। उसके पति को आज यहाँ पर उसे डिवोर्स देने के लिए बुलाया गया था, जिसको आज तक उसने देखा भी नहीं था। डिवोर्स देने के बहाने उसने आज अपने पति को अपने जिस्म का हर हिस्सा उसे सौंप दिया था और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन जब स्नेहा के पिता को ये बात पता चली तो उसने घर में आतंक मचा दिया था। घर वालों को ये पता हुआ तो स्नेहा ने अपने आप को अपने पति को सौंप दिया। बजाय उसे डिवोर्स देने की, वह उसके साथ सुहागरात मनाकर चली आई और उसकी आंखों में सिर्फ उसे अपने पति का चेहरा ही नजर आ रहा था, जिसे वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लेकिन अपने घर वालों की झूठी बातों और दबाव में आकर वह अपने पति को और अपने बच्चे को अपने पेट में नहीं पालना चाहती थी। माहिर से अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसमें वह नाकाम हो गई थी। और आज जब अस्पताल में उसने अपने बच्चे को अपने तन से अलग करना चाहा, तो उसके पति माहिर ने उसे वह चोट दी जो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब माहिर उनके घर पर अपनी पत्नी को, उनकी बस एक ही मांग थी, या तो तुम उनकी बेटी को डिवोर्स दो या फिर वो तुम्हें जान से मार देंगे। जैन की बात पर वो ठहाका लगाकर हंसा था। उसे हवेली वालों की उस बचपन जिद का मजाक उड़ाया गया था। उन्हें क्या लगा था, माहिर को मौत की धमकी देंगे? उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को लेकर नहीं आया तो मैं भी नवीन का पीटा नहीं। उसकी आंखों में जिद और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वे लोग अभी तक माहिर को जानते नहीं थे। इसी तरह ये सब बोल रहे थे, तुम अब क्या करने का इरादा रख रहे हो? जैन को उसके इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैं तो अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। उसकी बात पर उन दोनों ने आंखें फाड़े उसे देखा था, जैसे उसकी दिमागी हालत पर उन लोगों को शक हो। ये नामुमकिन है, इस वक्त अभी पहला मामला नहीं सुलझा तो फिर से ये सब करने? उस हवेली वालों के इंतकाम के आग को और ज़्यादा हवा दोगे? माहिर ने चिंतन के बेटे यथार्थ की अच्छी खासी धुलाई की थी, जिसकी वजह से वे लोग अच्छा खासा गुस्सा भी थे। बहुत नुकसान हो सकता है माहिर। जैन साहब अपनी जगह से आगे होते बड़ी फिक्रमंदी से बोले थे। क्यों? अब अगर माहिर ने कोई बात कही थी तो वह ऐसा करने का इरादा भी रखता होगा, इसलिए जैन साहब का इतने घबराहट का शिकार होना जरूरी था। मैं नहीं डरता उन हवेली वालों के धमकियों से। आप ही उनके डर को अपने अंदर समाकर बैठे हो। मैं कभी भी उनके धमकियों में नहीं आने वाला। अब माहिर अपनी जगह से उठता हुआ विंडो के सामने आकर खड़ा हुआ था, जहां डूबता हुआ सूरज का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। वह नाजुक सी लड़की जिस कैद खाने में बंद थी, वहां ना तो सूरज को उगते देखा जा सकता था, ना ही डूबते देखा जा सकता था, और ना ही वह रोशनी को देख सकती थी। ये भला कैसी जिंदगी थी? माहिर की कनपटी के नस फट रहे थे। अपनी पत्नी को ऐसी जगह पर और ज़्यादा रहने नहीं दे सकता था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था, मगर अभी तो उसका दिल उस खूबसूरत हसीना को मिलने को बेताब था। माहिर ने कभी अपनी किसी इच्छा को दबाया नहीं था। उसे खुलकर जीने की आदत थी। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जैन साहब उठकर उसके करीब आते पूछ रहे थे। बस एक मिलन का इंतजाम करो, वह बहुत ही प्यारे अंदाज में बोले। अच्छा, और फिर तुम्हारे ससुर जी का क्या होगा? वह मान जाएंगे? फूलों का हार से तुम्हारा स्वागत करेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि वो क्या पूरी हवेली मेरी स्वागत करेगी तो? वह अस्टारे भरे शब्दों में बोला था। जैन ने अपने होंठ भींचे, उसे देखा। मेरा पैगाम भिजवा दो उस हवेली के लोगों के तरफ। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। ऐसे कैसे? मैं अपनी पत्नी से मुलाकात चाहता हूँ? ऐसे कैसे माहिर? जैन साहब को उसकी दिमागी हालत पर शक हो रहा था। अरे भाई साहब, पूरी बात तो सुन लो। उसकी आदतों को वो पूरा जानता था, फिर भी मुस्कुराते हुए उसकी अगली बात सुनकर तो जैन साहब का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। उस हवेली में सीधा माहिर ने एक पैगाम भेजा था। वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। माहिर की शादी बचपन में हो चुकी थी। अब दुश्मनी बहुत तगड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो उस बच्ची का डिवोर्स करवाना चाहते थे। विराज साहब के खास आदमी ने उनके आने की खबर दी। अच्छा, और उसे लगता है कि हम उसे मिलने देंगे? चिंतन साहब ने अपनी बड़ी मूँछों को ताव दिया। उन्होंने कहा कि वह आपकी बेटी को डिवोर्स की बात मानने को तैयार नहीं। अगर खुद उनकी पत्नी अपने मुंह से ये सब कह देगी तो वह ऐसा ही करेंगे जैसा वह चाहती है। क्या सच में? विराज साहब एकदम आगे होकर बैठे थे। अगर ऐसी बात है तो जल्दी मिलन की घड़ी रखवाओ।
बल्कि कल ही उनके मिलन का बंदोबस्त करवाओ। विराज साहब ने बड़ी गुस्से भरे शब्दों में कहा था, जबकि वहाँ उनके आदमियों में माहिर का एक आदमी मौजूद था जिसने जल्दी माहिर तक ये खबर पहुँचाई थी और वह ठहाका लगाते हुए हंसा था। वह अकेला मिलने नहीं आ रहा था, वह भी साथ जा रहा था। मैंने तो सुना है कि विराज हवेली में औरतों को बहुत पर्दे में ही रखा जाता है, तो फिर ये सब क्या है? गाड़ियाँ जंगलों से होती हुई अंदर की तरफ बढ़ रही थी जब जैन ने वहाँ आसपास काम करती औरतों को देखते ही बड़ी हैरानी में कहा था, यही तो डबल स्टैंडर्ड है इस हवेली के मर्दों के अंदर। वे पर्दा सिर्फ अपनी औरतों को करवाते हैं और यहाँ काम करने वाली मजदूर नौकरानी को वह यूं ही लोगों के सामने भेज देते हैं। विनीत साहब ने गुस्से भरे शब्दों में जवाब दिया था, जबकि उनके साथ माहिर बिल्कुल चुप था। वह यहाँ आने से पहले यहाँ की बहुत सारी जानकारी ले चुका था। उनका कोई खास स्वागत नहीं किया गया था, जिसकी उन्हें अच्छे से उम्मीद पहले से ही थी। वे पाँव छूते ही, विराज साहब आपकी विनती है। अब जैन साहब आगे बढ़ते उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया था, जो बहुत घमंड के साथ अपनी कुर्सी पर विराजमान बैठे थे। सबसे आखिर में खड़े माहिर को देख रहे थे, जिसकी पर्सनैलिटी से उन समेत वहाँ बैठा हर आदमी उसे देखता ही रह गया था। यथार्थ भी वही मौजूद था। वह बड़ी मनहूसियत से अपना सर और पैर आगे पीछे कर रहा था, क्योंकि उसी की धुलाई उन लोगों ने की थी, जिसकी वजह से वह बहुत परेशान था। चलिए आ गए हैं तो बैठिए, उनके नमस्ते का जवाब देते उन्होंने बैठने का इशारा किया था, जबकि उनकी निगाहें माहिर पर टिकी हुई थी। वह उनसे बात करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह उसके चेहरे पर छाया घमंड जैन साहब भी कहीं ज़्यादा था। हम यहाँ आपकी महफिल में बैठने नहीं आए हैं। जिस मकसद के लिए आए हैं वह ज़रा जल्दी पूरा कर दो। मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। मैं वैसे आपको अपनी ही हवेली में इतना डरा हुआ देखकर बहुत परेशान हूँ। ये इतने सारे फौज बिठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ भरे हुए हॉल को देखते हुए बोला था, जबकि उसकी पत्नी समेत वहाँ बैठे उस हवेली के सारे मर्द गुस्से से उबल पड़े थे, मगर उनमें से कोई कुछ नहीं बोल पाया था। जैन ने सबको सख्ती से मना कर रखा था। जैन उस आदमी का रोब और दबदबा देखकर ही डर जाते थे। उन्हें ये काम अब और ज़्यादा मुश्किल लगने लगा था। विराज साहब ने अपनी पोती का चुनाव क्यों किया था, उसका यही निडर पर अंदाज देखकर वे अच्छे से समझ चुके थे कि उस आदमी को हराना मुश्किल होने वाला था, मगर वह भी विराज साहब थे। अपने आगे आज तक किसी को जीतने नहीं दिया था। रुक्मणी, औरतों को बोलो कि स्नेहा को नीचे लाए। चिंतन साहब ने जानबूझकर उसका नाम नहीं लिया था। रुक्मणी देवी के जाने के कुछ देर के बाद ही जैन उसे अपने साथ आने का इशारा करते वहाँ से उठे थे। जैन और माहिर को वहीं पर रोक लिया गया था। माहिर को उस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था कि वह उस लड़की को देखे जो उसके नाम से जुड़ी बैठी थी, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा उसका ही अधिकार था और उसे ही सबसे ज़्यादा छुपाकर यहाँ रखा गया था। चिंतन साहब के साथ जैसे ही एक रूम में दाखिल हुआ, अंदर का मंजर देखकर उसका मूड एक पल में बिल्कुल बिगड़ कर रह गया था। फर्श से लेकर छत को छूता एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया था। उसके पीछे कौन था, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल था। उसके दूसरी तरफ स्नेहा के साथ बैठी बबीता और सीमा देवी ने कमरे में बिखरती महक पर एक दूसरे की तरफ देखा था। कदमों की भारी चाप पर्दे के उस पार आकर रुकी थी। स्नेहा जो खुद को पत्थर किए बैठी थी, उस पल न जाने डर से वह भी कांप गई थी। उस पर्दे के पार आपकी पत्नी मौजूद है, आपको जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। उसकी सवालिया निगाहों के जवाब में बबीता ने उसे जो बात कही थी, माहिर ने बड़ी अजीब सी निगाहों से उनकी तरफ देखा था। आपके विराज हवेली में औरतें अपने होने वाले पत्नी से भी पर्दा करती हैं क्या? उसकी गंभीर आवाज़ पर्दे के उस पार भी गूंज रही थी। ये पर्दा हटाइए, मैंने अपनी पत्नी से आमने सामने बैठकर बात करनी है। उसके गंभीर शब्द भरे अंदाज पर स्नेहा ने घबराकर बबीता और सीमा देवी की तरफ देखते उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसकी कांपती आवाज़ बहुत मध्यम हुई थी, मगर फिर भी पर्दे के बिल्कुल पास खड़े माहिर की मर्दानी आवाज़ से वह सुरक्षित नहीं रह पाई थी। ये आवाज़ इतनी प्यारी और लुभानी थी जो उसके अंदर समा गई थी। माहिर का दिल बेकाबू ही और ज़्यादा तड़पने लगा था। उसका दिल किया कि उसकी आवाज़ को सुने। आपको ऐसे ही बात करनी होगी। हमारी बेटी बहुत ही शर्मो हया वाली है। जब उन्हें आपके साथ रहना ही नहीं है तो वह आपके सामने क्यों आएगी? चिंतन साहब भी अपनी बात पर डटे खड़े थे। स्नेहा की ढारस बनी थी। उसने अपनी सफ़ेद खूबसूरत कामदार शॉल मजबूती के साथ अपने चेहरे के ऊपर गिरा लिया था। उसकी गुलाबी दूधिया हथेली डर से कांपने लगी थी। आप कैसे कह सकते हैं
कि मैं रिश्ता ख़त्म करने का इरादा रखता हूँ? जिस बात का फ़ैसला अभी तक मैंने खुद भी नहीं किया उसके बारे में आप कैसे जान सकती हैं? आपने मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया है क्या? माहिर का शब्द एकदम से सख्त हुआ था। स्नेहा थर-थर काँपने लगी थी। उसने बबीता का हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम लिया था, जो आंखों में गुस्सा का असर लिए बबीता की तरफ देख रही थी। वह भी अपने दामाद की झलक नहीं देख पाई थी, मगर जिस दिलेरी और निडर के साथ ये आदमी चिंतन साहब के आगे डटा खड़ा था, उन्हें बातें सुना रहा था, सीमा देवी को एक हौसला सा मिल गया था। ये आदमी इतनी जल्दी हारने वाला नहीं था। मुझे अपने पत्नी को आमने सामने देखकर उसका जवाब लेना है। क्या पता पर्दे के उस पार आप लोग उस पर कोई दबाव डाल रहे हों। चिंतन साहब से आज तक कभी किसी ने इस तरह हिम्मत नहीं की थी जिस तरह यह आदमी कर रहा था। उनका सब्र अब जवाब देने लगा था। ये आदमी उनके रौब में आने के बजाय उन पर रौब झाड़ रहा था। अच्छा, आपको लगता है मैं आप पर इतना भरोसा करता हूँ? मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी होगी? क्या पता वो मेरे साथ आना चाहती हो और आप किसी और के जरिए मना करवा रहे हों। पर्दे के उस पार बैठी लड़की मेरी पत्नी है, इस बात का विश्वास दिलवानी होगी। फिर मैं अपना फैसला देने से पहले कुछ सोच सकता हूँ। वह इस वक्त वाइट कपड़ों के साथ कंधों पर काला शॉल डाले खड़ा वह इन सब से डटकर बात कर रहा था। उसके नैन नक्श में छुपा गुरूर उन्हें एक आंख नहीं भाया था। पूछिए आपको जो पूछना है, मुझे पूरा विश्वास है आपकी तसल्ली हो जाएगी। चिंतन साहब बहुत सब्र से बोले थे। अंदर बैठी औरत भी अपनी जगह हैरानी रहे बिना रह नहीं सकी थी। ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी था जिसके आगे चिंतन साहब भी बेबस हुए पड़े थे। मुझे नाम जानना है आपका, माहिर ने पर्दे को सर्द निगाहों से घूरते अपने गंभीर शब्दों में पूछा था। वह पर्दे के उस पार खड़ा था, मगर स्नेहा को पसीने ऐसे छूट रहे थे जैसे उसके सामने खड़ा हो। उसने अब तक अपने पापा और ताऊ और भाइयों से बात की थी। उसकी हालत कभी भी ऐसी नहीं हुई थी, मगर उस वक्त उस आदमी का सीधा खुद से बात करना उसकी हालत बहुत बुरी कर गया था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन है। बहुत टाइम के बाद कांपता हुआ शब्द माहिर के कानों से टकराया था। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वह दुनिया के हर देश के कोने में गया हुआ था। इतनी हसीन आवाज़ उसने आज तक कभी किसी की नहीं सुनी थी। उस लड़की को देखने की इच्छा अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। नहीं, आप गलत कह रही हैं। लगता है आपको ठीक नाम नहीं बताया गया था। उसकी बात पर स्नेहा ने घबराकर सीमा देवी की तरफ देखा था। इसका नाम स्नेहा ही है। चिंतन साहब अपनी मुट्ठियाँ भींचे उसे घूर कर रह गए थे। बहुत प्यारा नाम है, बहुत पसंद आया है मुझे, मगर गलती आपकी है। आपको उन्हें बताना चाहिए था कि उनका पूरा नाम स्नेहा माहिर होना चाहिए। उसकी बात सुनते स्नेहा के चेहरे पर नागवारी असर उभरे थे। उसे ये आदमी अपने पापा से ऐसी बात करता बहुत बुरा लग रहा था। चिंतन साहब उस वक्त यही चाहते थे वह उनकी बेटी को डिवोर्स देकर यहाँ से चला जाए, इसलिए वो बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहे थे। वरना उस लड़के की अकड़ देखकर उनका दिल तो चाह रहा था अभी उसे हवेली से निकाल दे और दोबारा कभी अपनी बेटी का नाम भी उसकी जुबान पर न आने दे। वह बहुत ही हिम्मत के साथ सोफे पर बैठ चुका था। इस पर चिंतन साहब की बेइज्जती दिखाई दे रही थी। उनके होते हुए आज तक कभी किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की थी। उनके बैठने के बाद ही सब बैठा करते थे। अभी कोई भी नहीं बैठा था। मुझे बारीकी से बात करनी है अपनी पत्नी से। वह जानबूझकर बार बार पत्नी शब्द पर जोर दे रहा था। हमारा नाम स्नेहा चिंतन ही है। वह दूसरी तरफ से स्नेहा की गुस्से से भरी आवाज़ उसकी कानों से टकराई थी। कुछ पल के लिए उसके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। क्या उस लड़की का गुस्सा था? उसका बस नहीं चल रहा था। अभी पर्दा हटाकर उसे खींचकर अपने सामने लेकर आए। जिसकी आवाज़ इतनी क्यूट थी, वह खुद देखने में कितनी प्यारी होगी। माहिर पहले अपने घमंड और गुरूर के लिए ऐसे ही जबरदस्ती करने पर छोड़ देने के मूड में तो नहीं था, और साथ अपने अंकल से किया वादा उसे पूरी तरह से रोके हुए था। मगर अब उस लड़की की आवाज़ सुनकर जैसे इच्छा ही बदल गई थी। जी, जब तक आप इस हवेली में हैं तब तक, क्योंकि उसके बाद तो आपको माहिर की माला ही जापनी होगी। वह आदमी बिना आसपास मौजूद लोगों का ख्याल किए बिना बोलता स्नेहा को सर से पैर तक लाल कर गया था। हमें उनसे बात ही नहीं करनी। मुंह बनाती अपनी जगह से उठी थी। उसके हिलने पर उसके दाएं पैर में पहनी हुई पायल की झनकार माहिर के कानों में गूंजी थी। उसे अब एक और अजीब एहसास ने घेर लिया था। उसकी आंखों की मुस्कान गहरी हुई थी। वह उसके नाराजगी भरे शब्द सुन चुका था। पहले ये तो साबित कर दो कि आप ही हमारी पत्नी हैं। वे अचानक बोलता उसके कदम रुक गए। हाँ, हम ही आपकी पत्नी हैं। फिर से वही कांपती आवाज़ उसकी कानों से टकराई थी। वह अपने दांतों तले होठों को दबाकर मुस्कुरा गया था। मुझे विश्वास दिलवाइए, वह सख्त शब्दों में बोला था, जबकि उसकी खूबसूरत भूरी निगाहें गुस्से में और ज़्यादा हसीन बन रही थी।
हम कैसे विश्वास दिलाएं? वह नाराज़गी भरी निगाहों में माँ को देखते गुस्से से बोली थी। वह यहाँ से जाना चाहती थी। सीमा देवी ने उसे ज़बरदस्ती वापस बिठाया था। उसकी हल्की सी तेज होती आवाज़ पर माहिर उसके गुस्से की हद देखता बहुत मुश्किल से अपना ठहाका रोक पाया था। उसके सोच में उस नाजुक सी लड़की का बहुत खूबसूरत सा चेहरा छप चुका था। सामने आइए मेरे, उसकी गंभीर भारी आवाज़ पर एकदम बोझल हुई थी। स्नेहा का दिल जोर से धड़क उठा था। वह कुछ नहीं बोली थी। उसका पूरा जिस्म डर से कांप चुका था। अगर उसे अपनी माँ और मौसी का सहारा न होता तो वह अब तक पीछे गिर चुकी होती। आपने ये मजाक करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? आपको क्या लगा था उसे ऐसी बेहुदा हरकत के बाद मैं आपकी बेटी से ये पवित्र शादी का बंधन ख़त्म कर दूंगा? भूल है आपकी। अब अगर आपको मुझसे रिश्ता ख़त्म करना है तो मेरे दरवाजे पर आना होगा, तभी इस समस्या का हल निकलेगा। अब की बार मैं यहाँ नहीं आऊँगा। आपकी बेटी को खुद चलकर मेरे पास आना होगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ। वह अपनी बात पूरी ना होती महसूस करता। अब की बार अपनी बात बहुत गंभीरता और दो टूक अंदाज में कहा और वहाँ से निकल आया था, जबकि चिंतन साहब समेत वहाँ मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी के असर थे। वह बाहर आता, लंबे लंबे टेक भरता, बाहर निकलता तो जैन साहब भी वहाँ मौजूद सब लोगों को एक निगाह देखते उसके पीछे ही बाहर निकले। उस वक्त माहिर का चेहरा इस तरह चुप था कि ना ही जैन से कुछ पूछा, ना ही विनीत साहब ने कुछ कहा। इधर बहुत हलचल मची हुई थी। हद हो गई उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे हवेली में ही हमें ललकार कर जाएगा। जी चाहता है सीधा मौत के घाट उतार दूं उसे। यथार्थ गुस्से में आता दहाड़ा था। सब्र रखो मेरी जान, एक बार ये रिश्ता ख़त्म हो जाए फिर बताएंगे। वह जिस घमंड और गुरूर के साथ यहाँ से गया है, ऐसे ही उससे अपनी बेटी का रिश्ता ख़त्म ना किया तो मेरा नाम भी चिंतन नहीं। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वह हद से ज़्यादा दिमाग पर भरोसा रखते थे और अब फिर से किसी चाल के लिए प्लानिंग करने लगे थे। जबकि सीमा देवी और रुक्मणी देवी और बबीता ये तीनों चिंतन की पत्नी थी और ये भी बड़ी अफसोस में दिखाई दे रही थी। चिंतन साहब ने 3-3 शादियाँ की थी, लेकिन औलाद 2 औरतों के हिस्से में आई थी। सीमा देवी की बेटी स्नेहा थी और रुक्मणी देवी का बेटा यथार्थ था। उसी की उन लोगों ने काफ़ी हद तक धुलाई कर दी थी, जिसकी वजह से मामला और बिगड़ गया था। अब ये औरतें सिर्फ बस अफसोस से सर झटक कर रह गई थी। वह इस हवेली की एक इकलौती बेटी थी और सब मिलकर उसको अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और वह बिना उस हवेली के मर्दों की साजिश दिमागी को समझने के बजाय उनके हाथों की कठपुतली बनती जा रही थी। जो उसके पिता और सौतेले भाई कहते वह उसे ही आखिरी शब्द मान लेती। वह दिल जान से भरोसा करती, जो सीमा देवी को सख्त गुस्सा दिलाता था। इधर माहिर के फैमिली में सभी परेशान बैठे थे, क्योंकि उसने साफ शब्दों में सबको बता दिया था कि वो मर जाएगा या मार देगा। स्नेहा का वो कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे वह उनके खून की नदियाँ ही क्यों ना बहानी पड़ जाए। पर सब जानते थे कि चिंतन साहब किसी भी हाल में अपनी बेटी को उस परिवार में नहीं आने देंगे। जो रिश्ता 10 साल पहले स्नेहा के दादा ने और उसकी दादी ने जोड़ा था, जो इन दोनों परिवारों के दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए किया गया था, आज वह फिर से दुश्मनी और नफरत की भेंट चढ़ रहे थे, जिसे अब आखिरी बात माहिर ख़त्म करने वाला था। और फिर उस माहिर की बात मान ली गई थी। चिंतन साहब अपनी बेटी को अकेले ही माहिर के पास भेज चुके थे। सीमा देवी ने उन्हें किस तरह राजी किया जानने के लिए ये सिर्फ वही जानती थी। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी थी। अंदर चलिए माहिर पहले से मौजूद उसका इंतज़ार कर रहा था। एक ही नज़र में उसका भरपूर दीदार कर चुका था। वह पूरा खुद को सर से पांव तक ढक रखी थी। वह एक नज़र उसे देखता, बड़ी गंभीर शब्दों में बोलता। स्नेहा ने गहरी सांस भरते हिम्मत बांधे अंदर की तरफ कदम बढ़ा दी थी। तुम जा सकते हो, विराज साहब ने कहा था। यहीं रुकना है। ड्राइवर सर झुकाए धीरे से कहा। ये मेरा घर है और यहाँ के फैसले मैं खुद ही करता हूँ। तुम जा सकते हो। अब की बार ठंडे शब्दों में सीधी बात की थी। ड्राइवर चुप्पी से बाहर निकल गया था, जबकि वह आज अपनी पत्नी के आमने सामने होने के ख्याल से दिल को अपनी मामूली के रफ्तार से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। अंदर जाने के बजाय वह फ़ोन अपने ससुर को मिला गया था। माहिर बात कर रहा हूँ। विराज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पत्नी को सुरक्षा से मुझ तक पहुँचाने का। वह अपने पति के साथ इस वक्त बिल्कुल सुरक्षित है। आपको उनके लिए फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इस वक्त वह उस इंसान के पास है जो इस दुनिया में उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार रखता है। इसलिए कोई भी फालतू की बात सोचने और करने की ज़रूरत नहीं। आपको कहा था ना, तुम माहिर अपने वादों के बहुत पक्के हो, फिर कैसे मैं अपने दादा ससुर से किया वादा तोड़ देता। वीर दादा ने बहुत भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर थोपी थी।
आपकी बात मानकर उस महान हस्ती को परेशानी नहीं पहुंचा सकता हूं। मेरी ये छोटी सी आपके साथ लड़ाई होगी। इतना वक्त आपने मेरी पत्नी को अपने पास रखा, मुझे उनसे मिलने तक ना दिया। अब मैं अपनी पत्नी बनाकर कुछ वक्त अपने पास रखना चाहता हूँ। हाँ, मगर वादा अभी भी वही है कि मेरा आखिरी शब्द वही होगा जो आपकी बेटी चाहेगी। माहिर उन्हें कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना उन पर बिजली गिरा गया था। उसका सब पत्नी पर जोर देता चिंतन साहब के आगे उसकी बात का मतलब अच्छी तरह बता चुका था। इससे पहले कि चिंतन साहब अपनी बात कह पाते वह कॉल कट कर गया था। उसने जो भी किया था इस सब का पता किसी को नहीं था। वह इतने वक्त से चुप बैठा था क्योंकि उसके पापा ने इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए रोक रखा था। लेकिन ये बात उसे इस हवेली में आकर समझ में आ गई थी। वे लोग उसके परिवार वालों की शराफत और नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे थे। अब तक वे लोग प्लानिंग करते आए थे। उसने आज पहली बार अपना दांव खेला था और उन सब के चारों कोने चित कर गया था। इधर बहुत हलचल मची हुई थी। अंदर आया तो वह अपना मुंह दूसरी तरफ करे बैठी थी। स्नेहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी तरफ देखिए। उसे बोलता उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा गया था। अपनी जगह एकदम खड़ी, वो हिलने के काबिल न रही। कुछ पल चुप्पी में बीती थी। क्या आप अपना मुंह मेरी तरफ करेंगी? मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो बहुत प्यार से उससे बोल रहा था। उसकी वही गंभीर आवाज़ से स्नेहा की हथेलियाँ भीग गई थी। उसका शब्द आज उस दिन से ज़्यादा नरम होने वाला था। मैं यहाँ आपके कहने पर आई हूँ। आप मुझे इस रिश्ते से छुटकारा दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। अभी तक इस बात से ही बेखबर थी उसके साथ क्या हो चुका है। उस लड़की की उस मासूमियत पर माहिर के होंठ बेकाबू ही मुस्कुराए थे। वही कांपता हुआ शब्द उसे शर्मा कर रख दिया था। पिछले कुछ दिनों में उसके शब्दों को बहुत मिस किया गया था। ये लड़की उसकी थी और उसी के पास आना था। अगर मैं आपकी मांग पूरी ना करूं तो मैं हमेशा के लिए आपको यहाँ रख लूं तो क्या करोगी? वह अभी अपने फैसले पर डटा खड़ा था। उसकी पीठ को घूर रहा था। वह तो अभी बहुत कांप रही थी। माहिर उस लड़की को देखने के लिए बेताब था। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पापा के आगे आपकी शिकायत करूंगी। उसे अपने पापा के आगे कुछ नहीं सूझता था। माहिर इस नाम को और ज़्यादा सुनने की इच्छा नहीं कर रहा था। ये लड़की बुरी तरह से अपने पापा की बातों में आ गई थी। उसे देखकर अच्छे से पता चल रहा था जिसकी हर बात में ही उसके पिता का नाम आता। ये बात माहिर को बहुत गुस्सा दिला रही थी। आप इस वक्त अपने पिता के घर में खड़ी हो जहाँ सिर्फ माहिर की इजाज़त होती है। यहाँ ना तो आपके पापा आ सकते हैं और ना ही उनकी सुनी जाएगी। मैं आपको आपके पापा से छीन कर यहाँ लेकर आया हूँ। वह बारीकी से बताता स्नेहा के होश उड़ा गया था। उसे तो यही लगा था कि वह कुछ देर के लिए यहाँ भेजी गई थी। मगर ये आदमी क्या बोल रहा था? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप ड्राइवर को बुलाइए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसके अंदर छुपा डर माहिर के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी कर गया था। आप मुझसे इतनी डर क्यों रही हैं? आपको खा तो नहीं जाऊंगा ना? आप तो मेरी मालकिन हैं, मेरी पत्नी हैं, मैं आपका पति हूँ। हमारी बचपन में शादी हुई है। इसी शादी को तोड़ने के लिए आपके पिता अपनी एड़ी रगड़ चुके हैं। ये अब तुम्हें देखने के बाद बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। उसके तरफ कदम बढ़ाता ये सब कुछ बोल गया था। मैं तुम्हारा पति हूँ, आपको देखने का अधिकार है। उसके तरफ कदम बढ़ाता बड़े प्यार से बोल रहा था। वह उस भारी आवाज़ के मालिक को देखने की इच्छा सर चढ़कर बोल चुकी थी, मेरे करीब मत आना। वह मुंह मोड़कर अपने चेहरे को शॉल से ढकने लगी थी। उसे अपनी इज्जत और शर्म हया खतरे में लग रही थी। वह अपनी जगह से आगे बढ़ती दीवार के साथ जाकर खड़ी हुई थी। उसके उठते कदम पर पायल की झनकार माहिर के ध्यान को अपनी तरफ खींचते के साथ उसके दिल में हलचल सी मचा गई थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, उसने अपने शब्दों पर जोर दिए थे। कदमों की हरकत नहीं रुकी थी। मैं नहीं मानती, वह गुस्से में बोली थी। आवाज़ में नरमी घुली हुई थी। अब उसे और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फिक्र मत करो, आपका पति सब मनवा लेगा। एक बार अपना दीदार तो करवाओ, इतना जुल्म मत करो। वह उसके पीछे कुछ कदमों के फासले पर आकर रुका था। अगर आपने मेरा पर्दा हटाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, भीगी आंखों में बोली। अपने शब्दों से माहिर का सब्र अजमा गई थी। उस लड़की की मासूम धमकियाँ उसे और ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही थी। उसे देखकर मजाक लग रहा था। वह इतनी जल्दी उसके आगे अपने आप को नहीं सौंपने वाली थी। मगर सामने भी माहिर था। आज तक हर जगह अपनी पहचान बना चुका था, अपनी बातें मनवा चुका था। यहाँ कैसे पीछे रह जाता? सुना है तुम धर्म को बहुत फॉलो करती हो और देवी देवताओं को मानती हो, पर तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे पति के अधिकार क्या हैं, पति से कैसे बात की जाती है। ये सब बात करता अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। वह और ज़्यादा आगे होता, उसकी खुशबू स्नेहा के आसपास
पूरी तरह फैल चुकी थी। स्नेहा को उसकी ये महकती खुशबू भी महसूस करना पापी सा लग रहा था। इतनी देर तक नाक बंद करने से अब उसकी सांस फूलने लगी थी। वह सर से पैर तक खुद को इस तरह से ढके हुए थी, उसके जिस्म का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। उसने हाथ बढ़ाया था, एक झटके से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ गया। उसकी पकड़ इतनी जोर की थी, स्नेहा के हाथ से उसके शॉल का पल्लू फिसल कर नीचे गिरा था। उसकी दूधिया गुलाबी हथेली माहिर के नज़रों में आ चुकी थी, मगर चेहरे को उसने अब तक अपने दुपट्टे से ढका हुआ था। वह पूरी तरह से एक गेरुआ रंग के सूट पहनी हुई थी, जो देखकर माहिर की आंखों में प्यार उभरा था। गेरुआ कलर उसका फेवरेट कलर था, मगर ये भी जानता था ये लड़की कलर जानबूझकर पहन कर आई थी। उसकी सादगी भी उस पर गजब ढा रही थी। अच्छा ही था वह कोई श्रृंगार करके नहीं आई थी, वरना माहिर अपने दिल को कैसे संभाल पाता। प्लीज़ छोड़िए मुझे वापस जाना है। अब वो घबराई थी, सामने वाले आदमी के इरादों से डर रही थी। चली जाओ वापस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा अधिकार मुझे देकर जाओ। वह अब भी जरा सा 2 कदम उसकी तरफ बढ़ता, उसके कमर पर हाथ डाले उसे अपनी तरफ खींच गया था। नरम गुदगुदा कमर पर हाथ रखते माहिर का अपना दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था, जबकि स्नेहा का तो सांस ही गले में अटक गया था। ऐसा कुछ यह आदमी करेगा, उसे अंदाज़ा भी तो नहीं था। अभी कुछ कहती कि माहिर ने उसे एक बाजू से जोर से भींचे अपने सीने से लगाते ज़मीन से ऊपर उठा लिया था। स्नेहा का दिल धक से रह गया। पहले ही मुलाकात, वह भी इतनी जहर वाली। वह तो सुन ही पड़ गई थी, तो उसके खूबसूरत मनमोहिनी चेहरे में खो सा गया था। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसकी सोच से भी ज़्यादा। माहिर ने उसके जिस्म अपने धड़कनों में महसूस किया तो होश हवास खोने लगा था। अगले ही पल वह उसके खुद से लगाए बिस्तर पर आता, बहुत सावधानी से और नरमी से बिस्तर पर लिटाता उस पर जरा सा झुक गया। वह बिदकी थी, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ दूर हटिए। ये किस तरह मुझे अपने पापों में शामिल कर रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो इसमें पाप करने वाली कौन सी बात है? सबसे ज़्यादा अधिकार मेरा आप पर है। तुम क्या कोई भी मुझसे आपको छीन नहीं सकता। वह कहते हुए उसकी शॉल बहुत आराम से निकालता एक तरफ रख दिया। स्नेहा ने बहुत हिम्मत करते उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर हटाना चाहा। वह अपने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़े तकिया के ऊपर गिरा गया। धीरे से उसके माथे पर अपना होंठ रखे एक अजीब सी हालत पैदा हुई थी। स्नेहा के दिल में एकदम से हलचल मची थी, क्योंकि सामने वाला आदमी भी गजब था, जिस पर नज़रें हटाना बड़ा मुश्किल था। उसका दिल भी उस पर बेईमान हो रहा था, लेकिन वह अपने परिवार वालों के दबाव में आकर उससे ये सब नाटक कर रही थी। अब आंखें मीचे उस पल को अपने दिल में इतना महसूस करती, सर से पांव तक कांप उठी थी। उसके गाल पर अपने होंठ रखता माहिर का दिल और ज़्यादा उसे उस्काने लगा। वह आंखें मीचे उसके चेहरे पर अपना प्यार बिखेरता चला गया। दोनों की सांसें गहरी हुई थी। माहिर के खून ने जोश मारा था। अगले ही पल वह अपनी शर्ट उतारता उस पर फिर से झुका था। उसका मजबूत जिस्म, कसरती बॉडी को देखकर स्नेहा तो थूक निकलती शर्मा चुकी थी, जबकि वह अगले ही पल उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता उनको दीवानों की तरह चूमने लगा था। माहिर उसके हुस्न के आगे आज बिल्कुल ढेर हो गया था। आज वह उसे अपना बनाने वाला था, ताकि वह उस डिवोर्स जैसी शब्द को दोबारा अपने जुबान पर न लाए। वह उस पर मोहब्बत से बरसता, उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। उसे उस हालत में करता। लाइट डिम कर गया। वह हिचकियों से रो दी, ऐसे मत करो प्लीज़ माहिर, प्लीज़। वह उसका चेहरा मुट्ठियों में भरते उसके होंठों पर छोटी छोटी किस करता बेबसी से बोला था। उसके जज्बात ने उसे बुरी तरह से बेचैन कर दिया था, पर वह उस लड़की को तकलीफ भी नहीं पहुंचाना चाहता था। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब कर रहे हैं। वह रो दी हिचकियों से। वह बोला था, कौन सी ज़बरदस्ती? इतने प्यार से तो प्यार कर रहा हूँ। ज़बरदस्ती तो गुस्से में होती है। मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, मैं तो आपको देखकर आपके इश्क में पड़ गया हूँ। वह उसे धीरे धीरे अपनी बातों से रिलैक्स करता, वह उसे अपना महसूस करवाता, उसे रोंगटे खड़े कर रहा था। मुझे डर है। वह उसके कंधे पर हाथ धरे बोल पड़ी। वह अपनी बात पूरी न कर पाई। माहिर ने कहा, तुम अपने सारे डर मुझे दे दो स्नेहा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें सर से पैर तक बिना कपड़ों का देख सकता हूँ। वह धीरे से चूमता, उसका पैर से सर तक उसे चूमता उसकी आत्मा की गहराइयों में शामिल हो चुका था। उसे अब सिसकने पर मजबूर कर दिया था। उसने बहुत कोशिश की वह उसे तकलीफ ना दे, लेकिन उसके आंसू टूटकर बरस रहे थे। वह माहिर की सोच से भी ज़्यादा नाजुक निकली थी। उसके सीने पर मुक्के बरसाते अब बराबर रो रही थी। रिलैक्स स्नेहा। वह फिर से उसकी पूरी बॉडी को चूमने लगा था और वह उससे आनाकानी करती
माहिर को और ज़्यादा जुनून में ले जा रहा था। आज तो वो पीछे हटने वाला था ही नहीं। अपना सारा जुनून उस नाजुक जान पर निकालने लगा था। आने वाले वक्त से बेखबर उस वक्त अपनी जान से प्यारी पत्नी के साथ सब कुछ कर गया था। उसे एक पल भी सांस ना लेने दिया था। उसके सिसकियों को दबाता, जोर से उसे चीखने पर मजबूर कर गया था। अब पूरा बिस्तर लाल हो चुका था, लेकिन वह तो अपनी महबूबा पत्नी को देखते मदहोश हो चुका था। उन पलों को जी रहा था। वह स्नेहा को पूरा अपना बना चुका था। स्नेहा उसके हर अंदाज पर गहरी सांस भरते रह गई थी। उसने सच में उसे बहुत प्यार और जुनून से समेटा था, लेकिन फिर भी स्नेहा को ये बहुत दर्द दे गया था। पहला प्यार था जो उसे अपने पति से मिला था, जिससे बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी संबंध जोड़ गया था। सुबह होते ही उसे अपनी बाहों में लिए हुए गहरी नींद सो गया था। जरा सा करवट लेता, वह नरम नाजुक जिस्म को अपने बाहों में पाता, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए उसे देखने लगा, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उस रात उसकी पहली मुलाकात थी, उनके मिलन की रात थी और बड़ी ही खूबसूरती से ये रात बिताई गई थी। और ये बात तो उसके घर वालों को भी नहीं पता होनी थी, क्योंकि माहिर ने ये पहली मुलाकात बहुत ही मंसूबे वाले अंदाज में ही की थी। उसे तो उस चिंतन साहब को बेवकूफ़ बनाना था। वे माहिर की बातों में आ गए थे। इतना आसान होगा माहिर को अंदाज़ा नहीं था। वह गहरा सांस भरते अपनी पत्नी को देखने लगा, जिस पर उसके प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। माहिर का उसे देख देख कर ही नहीं जी भर रहा था। वह बिना शक के कह सकता था उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही नाजुक थी। रात भर उस पर अपनी जुनूनी मोहब्बतें लुटाता अपना होंठ दांतों तले दबा गया। उसके माथे पर होंठ रखता उसे लिए बाथरूम में चला गया। बाथरूम में ही स्नेहा पर टूट कर बरसा था। स्नेहा को भी माहिर की मोहब्बत ने पैमाल कर दिया। बाथ टब में उसे लिटाता उस पर एक बार फिर से बरसा था। स्नेहा भी बिल्कुल लाल हुई थी। वे चाहे जितना भी आनाकानी करती, उसकी जुनूनी मोहब्बत से बच नहीं पाई थी। स्नेहा को इतनी मोहब्बत से समेट रहा था कि उसके मोहब्बत में खुद बिखरती जा रही थी। रात से अब तक उसके शरीर को, हर एक अंग को वह इतने प्यार से चूम रहा था कि वह खुद बेकाबू हो रही थी। उसकी मोहब्बत को रोक नहीं पा रही थी। उसे पूरा प्यार करता बाथरूम से बाहर लेकर आया था, उसे अपने हाथों से नहलाया था। माहिर, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। मैं तो तुमसे छुटकारा चाहती थी, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माहिर सुबह सुबह ही स्नेहा की इच्छा पर राजवीर के हवेली छोड़ आया था, और वहाँ पर भी चिंतन साहब ने जो उसे धमकी दी वो सबको बुरी तरह चौंका गया था। माहिर, तुमने अपनी जुबान का भरम नहीं रखा। हमारी बेटी के साथ तुमने जो भी कुछ किया उसका खामियाना तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। खून के आंसू ना रुला दिया तो मैं भी चिंतन नहीं, फिर नाम बदलकर चाहे जो मर्जी रख लेना, क्योंकि माहिर मर तो सकता है, अपनी शादी की हुई पत्नी को नहीं छोड़ सकता। वह अब पूरी तरह से मेरी धर्मपत्नी बन चुकी है। उन्हें अच्छा खासा तपाकर वहाँ से अपनी हवेली आ गया था, और अब यहाँ भी एक अदालत लगी हुई थी। मम्मी, वो मेरी पत्नी है। मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन बेटा, हमारा क्या होगा? कितनी आसानी से माहिर तुम मरने की बात कर रहे हो। माँ का कोई ख्याल नहीं तुम्हारे पास। वह गुस्सा हुई थी तो माहिर उन्हें मनाने लगा और अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया। शुरू से ही वह पिता से ज़्यादा अपनी माँ के करीब रहा करता था, और बीते हुए वक्त के साथ उनके लिए बहुत ज़्यादा एहसास जगाया था। मुझसे वादा करो कि अब तुम उस हवेली वालों से कोई संबंध नहीं रखोगे। उनकी बात पर एक पल को माहिर चुपचाप हो गया। आंखों के सामने वो खूबसूरत और इतना पवित्र चेहरा लहराया तो माहिर गहरा सांस भरकर हाँ में सिर हिला दिया। इधर एक अलग ही पंचायत लगी हुई थी। जब से स्नेहा वापस आई थी, उसका रो रो कर बुरा हाल था। माँ उसकी कंडीशन समझ चुकी थी और माहिर अपनी ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ चुका था। तो वहीं चिंतन साहब और यर्थात सब गुस्से से पागल हो रहे थे। माहिर पर हमला के लिए घात लगाए बैठे हुए थे। यूँ तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन पीठ पीछे वार करके वो उसे गिराना चाहते थे। रो क्यों रही हो? पति है वो तुम्हारा। अगर संबंध जोड़ लिया है तो कोई पाप नहीं किया। सीमा देवी ने गुस्से से स्नेहा को देखते कहा। मम्मी, मेरी मर्जी के बिना उसने मुझे पूरा बर्बाद किया। वह हिचकी भर गई। तो क्या हुआ? आखिर वह तुम्हारा पति है। एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था। तुम्हें कब समझ में आएगी? तुम इन चालबाजों के चक्कर से निकलकर अपनी गृहस्थी बना लो, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारा बाप खुद इन सब में मिला हुआ है। एक मेरे ससुर थे जो इस दुनिया से चले गए, और तुम्हारा रिश्ता उस भले इंसान से करवा गए जो मर तो सकता है लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता।
तुम मेरी बात कब समझोगी? उसे अब अच्छा खासा सुना रही थी। मम्मी, आप ये कह रही हैं वो मेरे पापा के दुश्मन हैं? उन्होंने मेरे ताऊ के बेटे को मारा था। वह उसी लायक था। स्नेहा, उसे ठीक ही मारा था। उसके चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। स्नेहा, उन लोगों के इशारे पर मत चलो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। संभल जाओ, ये ना हो सब कुछ खो दो। और उसे गुस्से से कहते बाहर निकल आई थी। एक पल को वह उनकी बात पर गौर कर भी लेती, लेकिन माहिर ने उसे बिना उसकी मर्जी के उससे संबंध जोड़कर उसे इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया था। क्या कह रही हो स्नेहा? जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पता था इन लोगों ने तुम्हें वहाँ किस लिए भेजा था, ताकि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और ये लोग उनके जज्बात के साथ खेले, और देखो यही हो रहा है। स्नेहा, तुम कब सुधरोगी? करीब 1.5 महीने के बाद ये खबर चेतन साहब तक पहुंच चुकी थी और वे लोग अब एक और मंसूबा बना रहे थे। उन लोगों को तोड़ने का 1.5 महीने में उन्होंने 2 बार माहिर पर जानलेवा हमला करवाया था, लेकिन भगवान के चमत्कार से वह हर बार बच गया था। वह न अब हमले का जवाब दे रहा था, न कुछ कह रहा था। वह बिल्कुल चुप था। दोबारा न डिवोर्स की बात हुई। उसने स्नेहा से मिलने या किसी डिमांड की बात नहीं की, और ये सब उसकी माँ की दी हुई कसम का ही नतीजा था, वरना वह चुप रहने वालों में से नहीं था। बच्चा गिरवा दो। अचानक से चिंतन साहब की बात पर सीमा देवी के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी। वह इस तरह जुल्म कर सकते थे? ये सब हमें नहीं चाहिए। गिरवा दो उस परिवार का बच्चा। अब उस परिवार से ना संबंध रखना है, ना किसी तरह की कोई जंजीर पैरों में बांधना है। जब बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा तो माहिर खुद स्नेहा को डिवोर्स दे देगा। उनकी साजिश एक बार फिर सीमा देवी का दिल दुखा गई। उन्हें हवेली के इस मर्दों से बहुत नफरत थी। एक उनके ससुर जी थे, पर भगवान ने उनकी उम्र बहुत कम लिखी थी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी स्नेहा। खबरदार, जो तुमने अपने पिता और ताऊ के कहने में इस बच्चे को कुछ भी करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सीमा देवी के लाख समझाने पर भी स्नेहा नहीं मानी। उसके दिल दिमाग में सिर्फ चिंतन साहब ने इतना जहर भर दिया था कि उसे और किसी की कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी, और फिर वह इमोशनल हुई थी। चिंतन साहब ने कहा था कि वो माहिर को खून के आंसू रुलाएंगे, और अब वही करने वाले थे। चिंतन साहब ने कॉल मिलाकर स्नेहा के तरफ फ़ोन बढ़ा दिया था। दूसरी तरफ कॉल पिक होते ही उसका वही जहर भरा शब्द स्नेहा के कानों से टकराया था। स्नेहा की आंखें धुंधला गई थी। मैं स्नेहा बात कर रही हूँ। माहिर इस वक्त सबके साथ डिनर करने बैठा था। जब चिंतन साहब के मोबाइल से स्नेहा की आवाज़ सुनता, वह अपनी जगह बिल्कुल सुन खड़ा रह गया था। दिल न जाने डर से धड़क उठा था। क्या हुआ माहिर? जैन साहब ने उसे बुलाया था। जब बिना कुछ बोले उसने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। मैं स्नेहा अपने पूरे होश हवास में इस बात को कर रही हूँ कि माहिर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती अपना शारीरिक संबंध बनाया था, लेकिन मैं ना तो आगे चलकर इस आदमी के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही उसके औलाद को जन्म देने की इच्छा रखती हूँ। मैं अपनी मर्जी से इस बच्चे की जान ले रही हूँ, चाहे उसके नतीजे में मेरी अपनी भी जान क्यों न चली जाए। मुझे कोई परवाह नहीं होगी। इतनी नफ़रत है मुझे माहिर से। ये स्नेहा के सब तो नहीं थे, इसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। माहिर के कानों में जैसे कोई पिघलता हुआ शीशा डाला हो। वह एकदम से अपने जुबान को चिपका गया था। डिनर टेबल पर बैठे सारे लोग बिल्कुल हिलकर रह गए थे। ये क्या करने जा रही है ये लड़की? वह प्रेग्नेंट है, ये बात भी उस तक 2 दिन पहले ही पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद वह चुप रहा, क्योंकि माँ ने उसके कदम रोक रखे थे। पर आज जो वह करने जा रही थी, माहिर मरने वाला हुआ था। स्नेहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर मेरे बच्चे को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे परिवार के किसी एक आदमी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। माहिर के शब्द स्नेहा के कानों में आखिरी बार सुने थे। उसने फ़ोन टेबल पर रखते दवा की बोतल अपने होठों से लगा ली है। स्नेहा दूसरी तरफ से चिल्लाया था, मगर उसकी बात सुनने के कंडीशन में नहीं थी। उसे दूसरी तरफ से स्नेहा की बुरी तरह से खांसने की आवाज़ आने लगी थी। मेरे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। वहाँ मौजूद सारे लोग बिल्कुल हलचल मचा गए थे। माहिर के चेहरे पर एक डरा देने वाली असर छा गई थी। आंखों से खून टपकने को तैयार था। उसने अपनी जगह से उठते माँ की तरफ देखा था। मैं तुम्हें अपनी कसम से आज़ाद करती हूँ बेटा। जाओ अपनी औलाद को बचा लो। उन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रुक्मणी देवी अपने बेटे की आंखों की विनती समझते दर्द से अपने बेटे को आज्ञा दे गई थी, ये जानते हुए कि मेरे बेटे माहिर के जान के दुश्मन हैं। वे लोग कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे कुछ भी नहीं भूले, मगर माहिर को तो उस वक्त अपना होश नहीं था।
जिस लड़की को दिल और जान से चाहता था, वह आज उसके नफ़रत की वजह से अपने आप को मौत के हवाले कर गया था। उसका दिल दर्द से फटने को आ रहा था। वह उसे खोना नहीं चाहता था और ना ही अपनी औलाद को। कहाँ जा रहे हैं? उसके बुलाने पर स्नेहा ने अपने कदमों को वहीं रोक लिया था। उसकी तबीयत बहुत डाउन हो रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। वह अब अपना होश हवास खो रही थी। आपको लगता है मेरा हिसाब दिए बिना कहीं जा सकती हैं? वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता, उसके खूबसूरत चेहरे और जिस्म को अपनी गहरी आंखों से घूरते हुए बोला था। वह लड़की पहले से भी कहीं ज़्यादा अब खूबसूरत लग रही थी। उसका भरा भरा सा चेहरा एक अलग ही रूप दे रहा था, लेकिन वह उससे दूरी रखते हुए उसके साथ ऐसे ही खड़ा था। स्नेहा का जिस्म डर से कांपने लगा था। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। वह शर्मिंदगी में भी आपको जरा सा भी तरस नहीं आया। मेरी औलाद पर यह जुल्म करते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मैं जानता हूँ, मगर इस नन्ही सी जान ने आपका क्या बिगाड़ा था, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है? तुमने इसे भगवान के पास भेजना चाहा। माहिर के अंदाज से लग रहा था कि वह कितना मजबूत आदमी है। आपके नफरत का कोई जवाब नहीं माहिर। माहिर की बात पर स्नेहा ने तड़प कर उसे देखा था। उस आदमी की आंखों में सब्र से ज़्यादा इज्जत दिखाई दे रही थी। उसकी परेशानी उसके हर अंदाज से वह जान पा रही थी। अपने होठ से बिल्कुल उसको चिपका कर ये सब बातें बोल रहा था। अजीब गंभीरता छाई हुई थी, जबकि उसकी कनपटी की नसें बाहर को उभर आई थी। उसके तरफ देखते स्नेहा और ज़्यादा डर में पड़ गई थी। उस वक्त उस पर बेहद गुस्सा था। अब जो भी कहोगी मैं आपकी हर शर्त मानूंगा, मगर मुझसे वादा करो दोबारा मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। उसके बदले आपको मुझसे जो भी चाहिए मैं दूंगा। मुझसे आपको छुटकारा चाहिए ना, वह भी दूंगा। आपके हवेली वाले आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपनी औलाद के मामले में अब कोई रिस्क बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही आपकी कोई कोताही। उसके अलावा आप जो मर्जी करें, मेरा आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नफ़रत के बदले मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। माहिर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोलता चला गया, उसकी औकात बता गया। उससे स्नेहा की आंखों की पुतलियां बाहर आने को थी। यह आदमी उसे कितना घटिया समझ रहा था। ये मेरी भी औलाद है। स्नेहा की आवाज़ बहुत धीमी थी। माहिर बहुत मुश्किल से सुन पाया था। अब गुस्से से हंसा था और जरा सा उसके तरफ झुका था। स्नेहा घबराकर कुछ कदम पीछे हुई थी। नहीं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये आपके ही शब्द हैं कि मैंने ज़बरदस्ती आपसे अपनी शारीरिक संबंध बनाई थी, तो फिर सारी गलती तो मेरी हुई ना। आपको कोई लेना देना नहीं है, उसे माहिर के अंदाज बता रहे थे। वह उस पर कितना गुस्सा था। उस लड़की को किसी भी कीमत पर माफ़ करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने कितनी मुश्किल से उसे और बच्चे को बचाया था, इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह लड़की उन पलों में वह हजारों मौत मरी थी, और जब उसको ज़िंदगी की उम्मीद नहीं मिली तो वह हार चुकी थी और अपनी सांस छोड़ी थी। माहिर ने वह कर दिखाया, और उस डॉक्टर की भी तारीफ थी। माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया था और अब कितने आराम से वापस जा रही थी, बिना किसी शर्मिंदगी के, बिना अपना जुर्म स्वीकार किए। वह एक गुनाह करने जा रही थी। अपनी ही औलाद को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देने वाली थी। अब चाहे कुछ भी हो जाता, वह स्नेहा से इतना दूर ना रह सकता था, ना उसके पास आ सकता था। उसके दिल में वहाँ बैठ गया था कि उसके होने वाले बच्चे को वह नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि उसको लग रहा था वह अपने पिता के हाथ की कठपुतली बनी है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मतलब के लिए। और वह नादान लड़की समझ नहीं रही। वह वही करती है जो उसके पिता उससे करवाते हैं। वह उसे वापस हवेली छोड़कर उससे दूरी बनाकर वापस लौटाया था। इधर जब वो अपने हवेली में अंदर दाखिल हुई तो सीमा देवी ने उसे जिस नज़रों से देखा था, स्नेहा का दिल बड़ी जोर से कांपा था। वह शायद गुस्से से अपना मुंह फेर गई थी। उसका दिल बहुत ही जख्मी था, क्योंकि माहिर उसे यहाँ लेने आया था। कितनी ही मुश्किलों का उसने सामना किया था। सभी दुश्मनों से बचकर और अपनी पत्नी को बचाकर अस्पताल पहुँचाया था, और न अपने को और उस बच्चे को और न उसकी माँ को आँच नहीं आने दिया था। उसे कितना रोका गया था। सामने ही वह ज़मीन पर गिरी तड़प रही थी और उसके पापा खड़े उसको तड़पता देख रहे थे, और वहीं माहिर की बस हो गई थी। वह आगे बढ़कर उसे उठाने लगा कि चिंतन साहब उसके रास्ते में आकर रुके थे। वह उन्हें एक तरफ करता जा रहा था। उसी पल वह अनबैलेंस होते गिरे थे और उन्हें चोट आई थी, पर माहिर को परवाह नहीं थी। उसे तो बस अपनी पत्नी और बच्चे को बचाना था। उसकी जज्बात और नीयत सच्ची थी कि वह उन्हें बचा चुका था। अब उसे सही सलामत उसे उसके घर वापस छोड़कर आ चुका था।
फिर भी एक डर उसके दिल में अभी भी कुंडली मारकर बैठ गया था। उसे स्नेहा पर भरोसा नहीं था। कुछ दिन यूं ही चुप से बीत गए। वक्त कहाँ रुकता है, वह तो चलता ही रहता है। चिंतन साहब अस्पताल गए तो कई महीने लगे। वे अस्पताल में ही रहे। उनके कमर की हड्डियां टूट चुकी थी। शायद उनके कर्मों की सज़ा उन्हें मिल गई थी। एक नन्ही सी मासूम जान के साथ इतनी चालाकी कर रहे थे, उनको उनकी सज़ा मिल गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनके घाव में कैंसर की शिकायत है। अब उनका बेटा सब कुछ भुलाकर उसकी सेवा में लग गया था, जबकि यथार्थ को विराज साहब ने दुश्मनी से दूर करने के लिए उसको विदेश भेज दिया था। रात उसने स्नेहा को लेकर बुरा सपना देखा तो उसने स्नेहा को सुबह से हजारों बार कॉल की, लेकिन उसने एक भी कॉल नहीं उठाई थी। उस पर यह बहुत बुरी तरह से बेचैन हुआ था। उससे मिलने चला गया। स्नेहा के साथ हवेली में कोई भी बात नहीं करता था। वह भी बिल्कुल चुप हो गई थी। उन दिनों उसका जी मतला रहा था तो वह बिल्कुल हार सी गई थी। सीमा देवी उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखती थी, हर तरह की उसकी देखभाल कर रही थी, लेकिन इससे बात नहीं करती थी। पानी का जग उठाते जैसे ही अपने रूम में दाखिल हुई, रूम में उठती महक ने एकदम से उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। माहिर उसके कमरे के अंदर बैठा था, उसे खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया था। उसकी रंगत एकदम से पीली पड़ी थी। उस आदमी की खुशबू को वह इतनी आसानी से पहचान गई थी। उसे खुद भी हैरानी हो रही थी, पर उस रात की मुलाकात के बाद यही खुशबू न जाने कितनी देर तक उसे अपने जिस्म से उठती महसूस होती रही। ये सब सोचते उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ रही थी। जग टेबल पर रखते उसने बिना इरादा कमरे में निगाहें दौड़ाई थी। जब बेड पर नज़र पड़ते ही उस हवेली का छत अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ। आंखें बाहर को फैली थी, उसे चक्कर आ रहे थे, मगर बस ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसकी आंखें भी काम करना छोड़ चुकी हो। वह विराज हवेली में अपने कमरे में ही मौजूद थी। फिर ये सामने बैठा आदमी जरूर उसका वहम था। वह भला यहाँ कैसे हो सकता था? वहीं माहिर उस पर खुशियों भरी निगाहें डालता उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा चुका था। उसके बैली बटन के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि उसकी मासूम जान उसी के पेट में था। वह बहुत ही इज्जत के साथ उसे चिपका हुआ उसके बेड पर था। आप यहाँ? स्नेहा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा हुआ था। अब चक्कर आना भी बंद हो चुके थे। जी मैं यहाँ आ चुका हूँ, वह अंदाज़ा लगाती रह गई। माहिर जो बहुत ज़्यादा गुस्से में नजर आया था, स्नेहा की पीली पड़ती रंगत को देख अपना गुस्सा तो भूल ही गया था। बिना उसे देखे जैसे उसकी मौजूदगी का अंदाज़ा लगाती उसकी खुशबू महसूस करने लगी। इस बात ने माहिर को बेहद खुशी दी थी। कितनी ज़िद्दी लड़की थी, मगर माहिर को उस वक्त उसका रिएक्शन देखकर खुशी मिली थी कि वह भी कहीं न कहीं उस लड़की के दिल में अपनी जगह छोड़ चुका है। आप यहाँ क्यों आए हैं? वह घबराहट के मारे दरवाजे की तरफ पड़ी थी। उसका दिमाग अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया था कि माहिर इतने सिक्योरिटी के बीच ये उसके कमरे तक पहुंच चुका है, जहां आज तक हवेली के किसी भी आदमी को आने की परमिशन नहीं थी। बाहर मत जाना, वरना मैं भी आपके पीछे बाहर आ जाऊंगा। आपके लिए तो मैं आपका पति हूँ, मगर आपकी हवेली की बाकी औरतों के लिए अनजान आदमी हूँ। आपके पिता की कस्में टूट जाएगी आपकी वजह से। अब आपको फैसला करना है कि आपको क्या करना चाहिए। माहिर बहुत ही होशियारी के साथ उसके दिमाग से खेलते उसके कदमों को वहीं रोक दिया था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। उस आदमी की बेबाकियों को सहने का हौसला अभी उसमें नहीं था। उस वक्त वह दरवाज़ा लॉक करके आई थी। मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। आपको अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, और मैं जब भी फ़ोन करूँ तो फ़ोन उठा लो, ताकि मुझे यूँ चोरी छुपे तुम्हारे हवेली में ना आना पड़े। माहिर बहुत ही होशियारी से उसकी बातों का जवाब दे रहा था, मगर उसकी गहरी आंखों में शरारत नाच रही थी। स्नेहा ना चाहते हुए भी कांपते हाथों से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गई। वह मरे हुए कदमों से उसके तरफ आई। माहिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। स्नेहा ने निगाहें झुकाए घबराकर जवाब दिया था कि अगले ही पल उसे अपने पास खींच गया। उसकी आंखें माहिर का दिल और चैन सब कुछ लूट कर ले गई थी। हर बीते दिन के साथ उसका दिल उस लड़की की मोहब्बत में डूबता ही जा रहा था, मगर वो थी कि अभी उससे पहले दिन वाला परहेज करती थी। वह अपना दिल पूरी तरह से हार बैठा था उस बेवफा लड़की के आगे। मैं हार कर आपके पास आया हूँ। मेरी जान उसके दोनों हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता उसकी हथेली को जोर से पकड़कर अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिया। स्नेहा का दिल जोर से धड़का था।
उसकी रंगत पीली हो रही थी। माहिर को अपने साथ चिपका हुआ देख स्नेहा की धड़कनें और ज़्यादा तेज हुई थी। उसका दिल उस आदमी का आदी हो चुका था। चिंतन साहब ने उसके दिल में इतनी आग लगाई थी, इतनी नफरत डाली थी। माहिर की मोहब्बत के आगे वे तो न जाने कहाँ सब कुछ दफन हो चुकी थी। आपको ये औलाद इसलिए चाहिए ना, ताकि आप मेरे पिता से बदला ले सको और उनको नीचा दिखा सको। स्नेहा ने हिम्मत करते वह सवाल पूछ ही लिया था जो हवेली वालों ने ही उसके दिमाग में भरा हुआ था। वह शक अभी दिमाग में उसके चल रहे थे। क्या पता वह सच ऐसा ही कर रहा हो, क्योंकि जिस जगह मौजूद थी वहाँ मर्द जात का ये रूप उसके लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। उसको विश्वास करना मुश्किल था। उसके पापा, चाचा, ताऊ सभी औरतों को पैर की जूती समझते थे, जबकि माहिर तो उसे अपने दिल की मलिका समझता था। माहिर को ये सवाल बहुत ही बुरा सा लगा था। ये लड़की उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर जब भी करती थी ऐसे ही खून जलाकर रख देती थी। आपको ऐसा क्यों लगा स्नेहा? उसे अब अपनी गोद में बिठाकर बोला था। बिल्कुल बच्चों की तरह गोद में उठाए हुए वह उसके पेट पर अपना सर रख चुका था, जबकि स्नेहा कांप कर रह गई थी। उसका प्यार उसे घबराहट में डालकर रख गया था। आप मुझे तंग मत करो प्लीज़। वह उसकी बात के जवाब में मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। जब उसी पल माहिर उसके बाजुओं को अपनी पकड़ में लेता नरमी से उसे अपने करीब कर गया था। स्नेहा ने घबराकर उसके तरफ देखा था। तंग तो आप मुझे कर रही हैं मैडम। पूरा दिन आपको कॉल करता रहता हूँ। आप जानती हैं मुझे हर पल हमेशा आपकी तबीयत की फ़िक्र रहती है, फिर भी आपने मुझे कोई रिस्पॉन्स न दिया। क्यों ऐसा करती हो? आपको मुझसे नफरत है। मैं बोल चुका हूँ कि आपकी मर्जी है और इच्छा के हिसाब से फैसला होगा, पर मैं अपनी औलाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। पूरा दिन जिस बेचैनी और मोहब्बत में बिताया था, अभी उसकी वैसे ही लापरवाही देख वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था। माहिर ने उसको अपनी बाहों में कैद करके उस सारी दूरियों को ख़त्म किया था। स्नेहा की गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था। उसकी गर्म सांसें उसके गर्दन को झुलसा कर रख गए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस आदमी के शब्द ने उसको अजीब से एहसास दिलवाया था। उसने पलके झुकाए, अपनी आंखों के किनारे पर उन ठहरे हुए आंसुओं को अंदर धकेला था। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको मेरी नहीं अपनी औलाद की फ़िक्र है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार पहले वाली गलती नहीं करूँगी। आपकी औलाद को कुछ नहीं होने दूँगी, ये वादा है मेरा आपसे। स्नेहा ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाना चाहा था, जिस चक्कर में वह और ज़्यादा उसके नज़दीक हो गई थी। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अब की बार मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा, न किसी तरह की कोई कोताही। उसका शब्द भी बहुत गंभीर निकल रहा था। माहिर की चाहत की निगाहें उसके आंसू पर और ज़्यादा भारी पड़े थे। नफ़रत भरे शब्दों पर स्नेहा की रंगत पीली पड़ी थी। आइंदा मेरी कॉल पिक करनी होगी, चाहे जितनी भी बिजी हो। मैं जब पूछूंगा मुझे मेरे बच्चे का हाल चाल बताना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। वह दो टूक शब्दों में बोला था। उस लड़की को उसका मोहब्बत भरा अंदाज पसंद नहीं था, इसलिए वह अपने शब्दों में अजनबी समाये उससे बात किया करती थी। लेकिन स्नेहा की फीकी पड़ती रंगत उसे अजीब से एहसास दिला रही थी। उसके बालों में हाथ फंसाते उसकी हालत को महसूस करता हुआ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर गया। उसकी नाक ठंडी थी और बिल्कुल लाल हो चुकी थी। स्नेहा इस तरह करीब आने पर घबरा कर उसके तरफ देख रही थी। उन गहरी आंखों में जुनून के हिलकोरे मार रहे थे। वह कितनी ही देर उसके तरफ देखती रह गई। एक दूसरे में खोए उन्हें वक्त का एहसास नहीं हुआ था। माहिर पूरा दिन उस लड़की की वजह से टेंशन में रहा और अब उसके जिस्म की पकड़ और महक नरम हाथ महसूस करते दिल में मोहब्बत के समंदर तैर रहे थे। स्नेहा पूरी तरह से उसके साथ जुड़ गई थी। कमर और पेट पर सरकते उसके मजबूत हाथ और प्यार स्नेहा की सांसें रोक रही थी। वह जितना उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही अपने नरम तबीयत की वजह से उसे अपनी पकड़ में ले रहा था। उस आदमी ने उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दिया था, मगर फिर साथ में एक ख्याल भी ठहर गया था। ये सब वह सिर्फ अपनी औलाद की वजह से कर रहा था। जैसे ही वह उसकी औलाद को जन्म देगी, ये आदमी उसे उसकी औकात दिखा देगा। वह जानबूझकर उसको जज कर रही थी ताकि वह गुस्सा करे। उस दिन एक लंबा टाइम बिताकर वापस आ गया था और अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, उसका बच्चा। उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब पहले वाला रौब दबदबा नहीं था। वह बीमारी में पड़ा हुआ था। वह स्नेहा को भूल चुका था और वह बदला भी, जिसकी वजह से वह नफरत फैला रहे थे। स्नेहा अपने पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे वहाँ नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी।
डॉक्टर ने सख्त मना किया था। उन्हीं दिनों उसके बच्चे की पैदाइश हुई तो माहिर की पूरी फैमिली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। सनेहा ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। माहिर बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। सीमा देवी ने उस मासूम बच्चे को सीने से लगाते उसका माथा चूमा। उसी पल माहिर ने अपनी पत्नी को देखा, जिसको अब उस वादे के हिसाब से उसे छोड़ने का वक्त हो चुका था। अपने बेटे को पाकर खुश तो था, पर उसकी खुशी अधूरी थी। उसे स्नेहा भी चाहिए थी, पर वह जालिम अभी ऐसे ही थी। वह 2 दिन बाद डॉक्टर ने स्नेहा को डिस्चार्ज कर दिया था तो सीमा देवी बबीता देवी को देखने लगी। पहली बार उस हवेली की औरतें यूँ बाहर निकली थी, पर खुद को ढके, वरना उस हवेली की औरतों को बाहर की दुनिया तक देखने की परमिशन नहीं थी। हम स्नेहा को घर लेकर जाना चाहते हैं, रुक्मणी देवी से कहते ही सीमा देवी ने एक नज़र माहिर को देखा। नहीं माँ, हमारे साथ सिर्फ परिचय जाएगा, स्नेहा नहीं। मैंने उन्हें अपनी जुबान दी थी। आज उन्होंने मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरे हवाले कर दिया है। अब मुझे भी उनकी बात माननी होगी। वह बोल रहा था तो स्नेहा के कानों में जैसे कोई लोहा घुसा दिया गया हो। सांस रोककर वो माहिर को देखते अब अपने बेटे को देख रही थी, जो आंखें मीचे पिता के सीने से लगा सो रहा था। वह कैसे उससे उसका बच्चा छीन सकता था। माहिर बेटा, अभी आप मेरी बात को समझो। परिचय को अभी अपनी माँ की ज़रूरत है। मम्मा, मैं हूँ ना, मैं अकेला ही बहुत हूँ अपने बच्चों के लिए। स्नेहा अब उसकी तरफ मुड़ी, जो अभी तक बिल्कुल सुन थी। ठीक है स्नेहा, तुम अपने तरफ से डिवोर्स पेपर बनवा लो, जब चाहोगी मैं साइन कर दूंगा। मम्मी, उससे कहो। ये बात पूरा करता स्नेहा ने बिल्कुल चुप से आंसू बहाते अपनी माँ सीमा देवी को बुलाया। वह तड़प सी गई थी। डॉक्टर से कहिए मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। वह बिना किसी लालच के बोलते उसके दिलों पर छुरियाँ चला गई थी। क्या कह रही हो स्नेहा? सीमा देवी ने उसे अपने सीने से लगाया। मैं नहीं रह सकती अपने बच्चे के बिना, ऐसे जीने से मौत अच्छा है। वह बिल्कुल चीख उठी थी। सीमा देवी ने उम्मीद भरी नज़रों से माहिर को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान सजी हुई थी। उसने परिचय को सीमा देवी के गोद में दे दिया। कुछ ही देर में वहाँ सिर्फ माहिर और स्नेहा रह गए थे। इधर देखिए मेरी तरफ, बच्चे के लिए ये रिश्ता दोबारा से बनाना चाहती हो? उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखे उसका चेहरा ऊपर कर गया। वह सोचते पलकें झुका गई। अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा हो जाएगी मेरी प्यारी स्नेहा। उसकी बात पर वह स्नेहा ने उसे नासमझी से देखा। आप मेरे पास रहोगी, मेरे रूम में, मेरे सामने, मेरे बाहों में, और आपसे दूर रहना मेरे लिए मौत के बराबर होगा। तुमको मुझे अपने पास आने नहीं देना। वह इतने लगाव से बोल रहा था, बेकाबू स्नेहा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। हाँ, जैसे पहले भी आपने मेरी मर्जी का ख्याल रखा था ना? वह गुस्से से बोली। तब बात और थी, अब बात और है। अब डबल हो गया है। पत्नी भी और बच्चे की माँ भी। अब तुम्हारा पलड़ा भारी हो गया है। वह उसके आसपास अपनी बाहों को फैलाता बोला। उसके माथे पर अपना होंठ लगा गया। उसी पल को वह कितने मोहब्बत से मिस कर रही थी, ये वही जानती थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। मुझे अपने पिता और चाचा ताऊ ने जो बताया था, उन्होंने सब कुछ झूठ बोला था। यथार्थ का एक्सीडेंट हुआ था और उसने नाकाम मोहब्बत के आग में झूठ बोला था। उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे परिवार पर लगा दिया था। माहिर के चाचा की लड़की की शादी बचपन में हो गई थी और वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, पर यथार्थ को उससे मोहब्बत हो गई थी। इसके पागलपन की वजह से बीना की जल्दी से विदाई करनी पड़ी थी। बीना के पति को मारने के चक्कर में इसका खुद का एक्सीडेंट हुआ था और उसने सारा इल्ज़ाम हमारे परिवार पर लगा दिया था और तुम उन लोगों की मोहरा थी और मेरे दिल में नफ़रत का बीज बोया गया था। सिर्फ अपनी नफ़रत की वजह से उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। मैं बेवकूफ़ बनती चली गई और वे शर्मिंदा सी बोल रही थी। चलो धन्यवाद, उन्हें भी एहसास हुआ। अब उन्हें माफ़ कर दो, वे बहुत तकलीफ़ में हैं। स्नेहा के बात पर सिर्फ उसने हाँ में सिर हिला दिया था। अपने बीते हुए कल से अब अपने आने वाले फ्यूचर यूँ बर्बाद नहीं करना चाहता था। सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था। बहुत धूमधाम से वह अपनी स्नेहा को इस हवेली में वापस लाया था और अपना राजकुमार तो वह 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ता था। सभी के चेहरे पर अंदरूनी खुशी जगमगा उठी थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।